नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दीपक हिंदी संसार चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला एमसीक्यू का पार्ट 3। अब तक आपने देख ही लिया होगा कि यहाँ आपको सिर्फ किताब से पढ़ाई नहीं कराई जाती, बल्कि मज़ेदार ट्रिक्स, अलग अलग टेक्निक्स और कॉन्सेप्ट के साथ सब कुछ याद कराया जाता है। क्योंकि टीचर का मतलब यही होता है दोस्तों, नया तरीका बताना और क्लास में ही याद करा देना, न कि सिर्फ किताब पढ़ाकर चले जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मज़ेदार और एग्ज़ाम ओरिएंटेड सेशन। तो 109 क्वेश्चन तक हम लोग पिछले वाले क्लास में कर लिए थे दोस्तों। जिसने भी पिछला क्लास नहीं देखा है वो जाकर सबसे पहले पिछला क्लास देखेगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहली बात, जो सबसे ज़रूरी बात ये है दोस्तों कि आप जितना भी क्वेश्चन सही करेंगे, ठीक है दोस्तों, उसको आप कमेंट में बताएंगे कि मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए दोस्तों 110 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 110 नंबर क्या है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो स्वरों की कितनी संख्या होती है? 11 होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 111 क्वेश्चन। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो कितने व्यंजन होते हैं? तो व्यंजन कितने होते हैं? देखो 36 तो भूल जाओ भाई, व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ कौन होता है? क ख ग घ वाला वर्ग कंठ ध्वनियाँ होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है, तो हिंदी की कंठ ध्वनि कौन सा है? इसमें देखो कंठ ध्वनि क ख ग घ वाला तो वर्ग आ ही नहीं रहा है। ई आ रहा है, फ आ रहा है, त आ रहा है, ह आ रहा है। तो इसे आपको इसको करने के लिए आपके पास ट्रिक होना चाहिए थोड़ा सा, तब आपको याद रहेगा, नहीं तो आप ऐसे भूल जाओगे। तो इसका मैंने ट्रिक बताया था थ्योरी वाले क्लास में। विहग, विहग यानी कि वी से विसर्ग हो जाएगा और ह से ह हो जाएगा और ग से यानी कि क ख ग घ वाला वर्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शन बी सही कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है दोस्तों? तो कंठ हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उच्चारण स्थान के आधार पर इया व्यंजन है। इया, इया व्यंजन कौन सा है? इया व्यंजन तो वही है ना, कंठ के बाद क्या आता है? तालु आता है, तालव्य आता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसके बाद 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिंदी की स ध्वनि है, हिंदी की स ध्वनि है। तो हिंदी की जो स ध्वनि है वो क्या है? तो इसको भी देखो दोस्तों, यहाँ पर भी लोगों को जैसे तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, इन सब में बस वही वर्ग वाला तो याद ही रहता है सबको, लेकिन जो अदर दे देता है जैसे स दे दिया, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक आना चाहिए दोस्तों। इसलिए मैं ट्रिक बताता हूँ ताकि आप कभी भूलें ना। जैसे कि मैंने थ्योरी वाले क्लास में ट्रिक बताया था कि श मतलब जैसे देखो तालव्य, यहाँ पर ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। तो तालव्य होगा। इसका ट्रिक क्या था कि तालव्य यानी ताल, ताल यानी कि तालाब होता है ना, ताल यानी तालाब को ताल बोलते हैं। तो इस तरीके से हम ताल यानी कि ताल में क्या धुल रहे हैं? ताल में साया धुल रहे हैं। ठीक, अन्यथा में नहीं लेना है दोस्तों, बस याद हो जाएगा, कभी जिंदगी में आप भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों। तो तालब यानी ताल, ताल में क्या धुल रहे हैं? साया धुल रहे हैं। साया यानी स और यह। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से स भी याद हो जाएगा और यह भी याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 117 नंबर क्वेश्चन। तो अंग का उच्चारण स्थान होता है, तो कौन सा उच्चारण स्थान हो जाएगा? तो नासिक क्यों हो जाएगा? सिंपल है ना दोस्तों, नासिक क्यों हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। और 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, तो मूर्धन्य कैसे? मैंने बताया था ना कि एकदम क्रम से आपको याद रखना है। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। तो इस तरीके से आपका मूर्धन्य में क्या आ जाएगा? बी वाला ऑप्शन आ जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हम लोग 118 के बाद 119 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसका मैंने आंसर जो है हटा दिया ताकि आप लोग जांच सके कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है दोस्तों। तो 119 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको आप मतलब कि जहाँ पर हैं वहाँ पर बैठे बैठे आप चेक कर सकते हैं। तो कैसे चेक करेंगे? जैसे मान लीजिए आप कंठ क ख ग घ बोलेंगे तो आपका जो जीभ है वो दांत पे टच नहीं हो रहा है ना। ऐसे मूर्धन्य कौन सा होता है? ट ठ ड ढ,
वो भी नहीं टच हो रहा है। अनुनासिक अंग इया नम ये भी नहीं हो रहा है, ठीक। तो दंत वाला चेक करेंगे आप जब, तो आपका जो जीभ है वो ऊपर वाले दांत से टच होगा, ठीक। दंत वाला बोलिए, जैसे त थ द ध बोल के ट्राई करिए, चेक करिए, तो आपका जो जीभ है वो आपके ऊपर वाले दांत से टच हो रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 120 नंबर, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है, तो दंत ध्वनि कौन सा हो जाएगा? जैसा कि अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, थ द ध वाला हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ट वर्ग में किस प्रकार के हैं, तो क्रम से आप याद किए हैं ना, तो कंठ, तालु, मूर्धन्य, तो कौन सा हो जाएगा? मूर्धन्य हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 122 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प जो है सही है या शुद्ध है, ठीक। तो कौन सा शुद्ध है, यानी स। अब देखो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि देखिए जैसे ये स है, ठीक, तो स कौन सा है? स यानी कि दंत यानी दांत, ठीक। अभी आपको ट्रिक बताते हैं, पहले ये वाला स देखते हैं। ये वाला स जैसा कि हमने अभी इससे पहले बताया था, साया, साया ताल में धुल रहे थे, तालव्य, यानी ये तो आपका गलत ही हो गया ना, तो इसको काट दीजिए, ठीक। उसके बाद च, च आपका कौन सा है? गंधैली वाला है, यानी कि आपका कंठ तालु, तालु है यानी कंठ नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद स वाला देख लीजिए, स तालव्य में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों, इसको हटा दो, क्योंकि ये किस में आता है स, ये इसका मैंने ट्रिक क्या बताया था, ऋषि, ऋषि ऋषि लोग क्या कर देते हैं? मुर्दा कर देते हैं, यानी मूर्धन्य में आ जाएगा ना। और इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दंत में कैसे स आया, इसका भी मैंने ट्रिक क्या बताया था, दांत से क्या कर रहे थे, मतलब कोई भी चीज़ फटा था उसको दांत से सिल रहे थे, ठीक है दोस्तों, तो सिल रहे थे यानी स हो जाएगा और ल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एकदम एक्यूरेट 100% सही ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है दोस्तों, इसीलिए ट्रिक बताया जाता है। तो 123 नंबर, थ किस वर्ग का व्यंजन है? थ किस वर्ग का व्यंजन है? ओष्ठ तो है नहीं, दंत है क्या? त थ द ध दंत, दंत में ही आ जाएगा ना, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 24 नंबर, द ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, यानी कि द क्या है? त थ द ध, फिर से वही आ गया, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? दंत हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 125 नंबर, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि मतलब कि नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ओष्ठ ध्वनि कौन सा नहीं है ना, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो च में ओष्ठ है क्या? च नहीं है, म है, म भी नहीं है, भ है, नहीं है, यानी प में है। प क्या है? प बोलेंगे जब आप, तो आपका दोनों होठ जो है टच होगा ना, प, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है, तो यानी कि प, फ, ब, भ, ये सब तो ओष्ठ हो जाएगा ना, ये च नहीं होगा, गलती से हो गया मिस्टेक, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हो जाता है। हिंदी की ब ध्वनि है, तो ब ध्वनि क्या है? जैसा कि इसमें देखो पहला ऑप्शन क्या है? दंत ध्वनि है, ओष्ठ ध्वनि है, तालव्य ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि है। इसको भी आप बोल कर ट्राई कर सकते हैं, जब ब बोलेंगे आप, ब बोलिए, आपका दोनों होठ टच हो रहा है, यानी कि ओष्ठ हो जाएगा ना, तो ओष्ठ ध्वनि हो जाएगा। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, अर्ध स्वर है, अर्ध स्वर कौन सा होता है? यह और वह होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से हमने 127 क्वेश्चन सही कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 128 नंबर में, तो 128 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो जैसा कि मैंने बताया था, स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक होता है, तो क से म में कौन सा आएगा? क से म में क भी आ जाएगा, ठीक है, च भी आ जाएगा, ट भी आ जाएगा, लेकिन यह नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, सही कथन चुनिए, यानी पहला ऑप्शन क्या है? यह और वह ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं, तो पहला ही सही लग रहा है, अर्धस्वर कहलाती हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से कैसे होगा भाई? उसमें स्वर की सहायता से होगा ना, जैसे क है तो क में अ तो लगा हुआ है ना, ख है तो ख में तो अ लगा हुआ है ना, तो ये वाला तो आपका गलत हो गया। अवधेश का विग्रह अवधन धेश होता है, तो ये भी तो गलत हो गया ना। अवधेश का विग्रह क्या होता है दोस्तों? अवधन ईश हो जाएगा ना, तो इस तरीके से ये गुण क्या बोलते हैं, गुण संधि हो जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है, तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या भैया 60 तो नहीं होती, कितना होता है दोस्तों? 33 होता है ना, तो 33 होगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से 129 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों,
उच्चारण की दृष्टि से स व्यंजन किस प्रकार के हैं? तो स क्या है? उसमें व्यंजन है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से उसमें व्यंजन कौन से हैं? तो उसमें व्यंजन अभी अभी तो हमने देखा, स हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। उसके बाद स्र, यानी कि जो है स्र एक संयुक्त व्यंजन है। इसमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? स और र वर्णों को, स और र वर्णों को, और स और र वर्णों को, और स्र और अ वर्णों को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? जैसे कि इसमें देखो छुपा हुआ स्र यानी कि स और र, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। छह वर्ण किसके योग से बना है? तो छह क और स से बना है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा ना दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 134 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? छ तो है ही, क और स से मिलकर बना हुआ है, और ज्ञ भी हो जाएगा, ज और य से मिलकर बना हुआ है, त्र यानी त और र से मिलकर बना हुआ है। लेकिन अपना जो यह है ये तो नहीं है भाई, इसको हटा दो, तो ऑप्शन यही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प प्राण व्यंजन है? तो अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है भैया? इसका मैंने ट्रिक बताया था ना, यानी कि अल्प प्राण और महाप्राण का। महाप्राण यानी जो महान लोग होते हैं वो 24 घंटा काम करते हैं भाई, तभी तो महान हुए हैं। यानी कि उनका 24 यानी कि 2 4 हो जाएगा, तो बचा क्या? फिर बचा क्या? 1 3 5 बचा। और वैसे भी आप 135 भी याद कर सकते हैं। तो एक नंबर पे क्या आएगा? एक नंबर पे कोई है? तो एक नंबर पे तो कोई नहीं दिख रहा है। एक 3 नंबर पे है प फ ब भ, ये तो चौथे नंबर पर है। उसका प फ दूसरे नंबर पे है, प फ ब तीसरे नंबर पर है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा भैया, ऑप्शन सी करेक्ट। इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? फिर से पूछ लिया अल्प प्राण, तो अल्प प्राण मतलब 1 3 5 1 3 5 1 3 5, तो एक में ख तो एक नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक। और थ भी 2 है, ये भी नहीं होगा, और प फ 2 है, ये भी नहीं होगा, ठीक। तो 1 3 5 यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा भैया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 136 के बाद 137 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। निम्नलिखित व्यंजनों में कौन महाप्राण है? तो कौन सा महाप्राण है? जैसा कि मैंने अभी अभी ट्रिक बताया ना, महान लोग 24 घंटा काम करते हैं तभी वो महान है, ठीक। यानी कि 2 और 4, 24 मतलब 2 और 4, तो क्या तो नहीं होगा क्योंकि ये तो 1 नंबर पे आता है, और क्या तीसरे नंबर पे आता है, ये भी नहीं होगा। अंग 5वें नंबर पे आता है, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन? डी ऑप्शन बचेगा, यानी ठ से ठठेरा वाला सही हो जाएगा भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो महाप्राण का ट्रिक मैंने क्या बताया था? महान लोग 24 घंटा काम करते हैं, 24 यानी दूसरा और चौथा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दोस्तों ट्रिक के माध्यम से एक भी मतलब सवाल गलत नहीं कर पाएंगे। यदि आपने थ्योरी वाली क्लास नहीं पढ़ी है तो वर्णमाला का थ्योरी वाली क्लास पढ़ के आइए, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा वर्णमाला से। मैं उस लेवल का पढ़ा दिया हूँ उसमें, उससे बाहर कोई भी एग्जाम दीजिए, उससे बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। तो दूसरे और चौथे यानी 2 और 4 यानी 24, तो 24 कौन सा होता है? महाप्राण व्यंजन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों 140 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? तो सुमेलित कौन सा है ये पूछ रहा है। तो ग नंबर किस पर आएगा दोस्तों? चलो शुरू हो जाओ। ग नंबर किस पर आएगा? अघोष में आएगा। तो इसका भी आपको हम ट्रिक याद रिवीजन करा दे रहे हैं। ट्रिक हम बार बार रिवीजन इसलिए करा रहे हैं ताकि आपको ट्रिक याद हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो अघोष यानी घूस, देखो सघोष और अघोष होता है ना। सघोष यानी कि घूस, यानी अगर हम घूस ले लेंगे तो सघोष हो जाएगा, और घूस नहीं लेंगे तो अघोष हो जाएगा। और हम घूस तब नहीं लेंगे जब हमको कोई 12 रुपये देगा, यानी मात्र 12 रुपये कोई देगा तो हम घूस नहीं लेंगे, ठीक। और यदि कोई 345 रुपये दे देगा तो हम घूस ले लेंगे। तो इस तरीके से, लेकिन हमें रियल लाइफ में घूस नहीं लेना है, बस हम एग्जाम के नज़रिए से पढ़ा रहे हैं, याद करने के नज़रिए से। तो 12 क्या हो जाएगा? कोई 12 रुपये देगा तो हम घूस नहीं लेंगे, ठीक। तो यानी अघोष क्या हो जाएगा? 1 और 2। तो 1 और 2 पे तो ग नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए वाला क्या हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और फ देख लेते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण का मैंने ट्रिक क्या बताया? 24 घंटा
महान लोग काम करते हैं तो 1 3 5 अल्प प्राण का हो जाएगा। तो 1 नंबर पे, 3 नंबर पे, 5 नंबर पे फ आ रहा है, तो प फ यानी दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद स तो उसमें व्यंजन है ही, ये तो सही ही हो गया। और ठ क्या हो जाएगा, सघोष। और सघोष में मैंने क्या बताया, यानी 345 रुपये कोई देगा तो हम घूस ले लेंगे। 3 4 5 नंबर पे तो आ नहीं रहा है, तो 2 नंबर पे आ रहा है, तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये है ट्रिक का जलवा। इस ट्रिक को आप हल्के मत लीजिए, ठीक है दोस्तों। ट्रिक से पढ़ा करिए, ट्रिक बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ का टेक्निक होना चाहिए, अलग अलग तरीका लगाना चाहिए याद करने का। नॉर्मल रटने से कुछ नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सघोष महाप्राण व्यंजन है? तो चलिए हम ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। क यानी कि पहले नंबर पे आ रहा है। अब हमें क्या क्या देखना है, यहाँ पे सघोष भी देखना है और महाप्राण भी देखना है। तो सघोष का मैंने ट्रिक क्या बताया, सघोष यानी घूस ले लेंगे। तो कोई 345 रुपये देगा तो घूस ले लेंगे। तो 3 4 5 नंबर पे क्या आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। और अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, झ यानी कि झ तीसरे नंबर पे आ रहा है ना, च छ ज झ चौथे नंबर पे आ रहा है, ठीक। तो चौथे नंबर पे आ रहा है, तो जैसा कि हमने सघोष में क्या बताया, 3 4 5 यानी 345 रुपये, यानी ये तो सही हो जाएगा। चलो सघोष के लिए तो सही हो गया। अब महाप्राण के लिए भी देख लेते हैं। तो महाप्राण में यानी कि कितना होता है, महान लोग 24 घंटा काम करते हैं, तो इस तरीके से 2 और 4 हो जाएगा। तो चौथे नंबर पे झ आ रहा है, तो ऑप्शन यही बी वाला ऑप्शन सही हो गया पहले ही। तो ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। और ठ और प को अब जाने तो, अब इसको नहीं देखते हैं, आगे देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? तो कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं दोस्तों, बताइए। ऑप्शन है 3 5 और 4 और 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो कामता प्रसाद गुरु ने तो बाह्य प्रयत्न के आधार अनुसार पर 2 भेद माने हैं दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो उच्चारण की दृष्टि से वह ध्वनि है, तो वह ध्वनि क्या है? दंत है, कंठ तालव्य है, तालव्य है, दंतोष्ठ है। तो इसको भी हम बोल कर ट्राई करते हैं, ठीक है दोस्तों। बोलेंगे, जब आप वह को बोलेंगे तो आप महसूस करेंगे कि जैसे आप बोलिए वह, तो आपका जो ऊपर वाला दांत है और नीचे वाला होठ है, वो दोनों टच होगा आपस में, ठीक। दांत ऊपर वाला होगा और नीचे वाला होठ होगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है कि मतलब कि उसमें ऑप्शन में दे देगा ऊपर वाला दांत नीचे वाला होठ, नीचे वाला दांत ऊपर वाला होठ। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ऊपर वाला आप ध्यान में क्या रखना है दोस्तों, जब आप वह को बोलेंगे तो खुद ये महसूस हो जाएगा। आप वह को बोलकर ट्राई करिए, ठीक। तो वह बोलेंगे वह, तो ऊपर वाला दांत और नीचे वाला होठ टच हो रहा है, तो दंत ओष्ठ हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो 144 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। हम लोग ने अब तक में 144 नंबर क्वेश्चन, यानी अब तक हम लोग 144 क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? तो इसका भी मैंने ट्रिक बताया था आपको ना, स्पर्श संघर्षी का ट्रिक थ्योरी में क्लास में मैंने बताया है। क्या बताया था ट्रिक? तो सबसे पहले जो 25 होते हैं क से लेकर म तक, वो होते हैं स्पर्श व्यंजन। और जैसे ही मैं स्पर्श व्यंजन में इस छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा लगा के उसको लड़की बना दिया, ठीक। तो यानी स्पर्शी हो गया, यानी स्पर्शी व्यंजन हो गया। और जैसे ही लड़की बनाया तो इसमें देखो च छ ज झ को ऐसा नहीं लग रहा है कि वो गंधेली टाइप की लग रही है ना, जैसे छी च छ छी यानी गंधेली टाइप की लग रही। तो उन लोग ने जो है इनको बाहर कर दिया, ठीक। अब इनको बाहर कर दिया तो इनको जो है उनके पास स्पर्श करने के लिए क्या करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, यानी उनके ग्रुप में जाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका स्पर्श संघर्षी कौन सा हो जाएगा, च छ ज झ। बाकी अच्छे से ट्रिक को समझने के लिए आप थ्योरी वाली क्लास जाकर देखिए। तो आगे बढ़ते हैं। 145 नंबर। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत्योष्ठ है? तो दंत और ओष्ठ कौन सा है? वह है, अभी अभी तो हमने देखा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरीके से हमने कितना क्वेश्चन देख लिया, 145 क्वेश्चन देख लिया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। 145 के बाद कौन सा, 146 नंबर। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो ये देखो थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा भी आया है। अब इसको आप पकड़िए, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन भ है और ठ है और है थ है, तो कौन सा सही होगा? तब सबसे पहले हम स्पर्श को पकड़ते हैं, ठीक। तो स्पर्श क्या होता है? स्पर्श यानी क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन होता है।
तो क से लेकर म तक है कौन, कोई है भाई? है तो नहीं है। ठ भी है, भ भी है, थ भी है, यानी एक ऑप्शन तो कट गया आपका स्पर्श से। ठीक, कभी कभी क्या होता है हम ऑप्शन काट कर भी आंसर लाते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं घोष। घोष का मैंने क्या बताया? घोष यानी कि घूस। घूस तब कब ले लोगे आप? जब आपको 345 रुपये मिलेगा तो ले लोगे, यानी 3 और 4 और 5। तो ठ तो दूसरे नंबर पर है, ये तो ये भी कट गया। ठीक, और थ भी दूसरे नंबर पर है, ये भी कट गया। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, अभी हम दो में ही सही हो गया, लेकिन हम लोग ये दोनों भी देख लेते हैं। महाप्राण का क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा, 2 4, यानी 2 और 4, यानी प फ ब भ, यानी चौथे नंबर पे है ना, तो सही है। ओष्ठ यानी कि जब हमारा दोनों होंठ टच होगा, जब भा को बोलेंगे तो आपका दोनों होंठ टच होगा, तो इस तरीके से ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 147 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। ये हुई ना बात, अब इसको करो, ये दमदार क्वेश्चन है, इसको करके दिखाओ सब लोग। तो आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट्य है। ये पहला ऑप्शन ओष्ठ स्पर्श अल्प प्राण अघोष निर्नुनासिक। दूसरा ऑप्शन दंतोष्ठ स्पर्श अल्प प्राण घोष निर्नुनासिक। तीसरा ऑप्शन दंतोष्ठ स्पर्श संघर्षी अल्प प्राण अघोष निर्नुनासिक। और चौथा ऑप्शन ओष्ठ स्पर्श महाप्राण सघोष निर्नुनासिक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, इसको आप बताइए। तो चलिए दोस्तों हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम एक एक को पकड़ते हैं। ठीक, यानी अगर हम ओष्ठ को पकड़ते हैं तो यानी जब हम ब को बोलेंगे तो ब को बोलकर ट्राई करिए, ब ब, यानी आपका दोनों होंठ टच हो रहा है। ठीक, यानी ओष्ठ तो हो जाएगा, यानी कि ये वाला तो सही है। ठीक, ये सही है, ओष्ठ तो होगा। उसके बाद दूसरा पकड़ते हैं स्पर्श। स्पर्श में क से लेकर म तक होता है, तो क से लेकर म तक में तो आ ही जाएगा, यानी ये भी सही है, स्पर्श भी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अल्प प्राण देखते हैं। अल्प प्राण मतलब 1 3 5, 1 और 3 और 5, यानी प फ ब भ, यानी तीसरे नंबर पे आ रहा है, यानी अल्प प्राण भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अघोष, अघोष यानी कि हमने घूस नहीं लिया, यानी कब नहीं लिया? जब 12 रुपये कोई देगा तो हम घूस लेंगे भाई, 345 रुपये देगा तब तो लेंगे ना। तो 12 रुपये यानी 1 2, तो 1 और 2 पे आ रहा है क्या, यानी कि ये अघोष तो नहीं होगा। ठीक है, अघोष नहीं होगा। उसके बाद चौथा निर्नुनासिक, यानी कि अनुनासिक होता है और निर्नुनासिक। जब हम ब को बोलेंगे ब, तो क्या हम मतलब कि नोज और मुंह का दोनों का सहारा ले रहे हैं? तो जब आप ब बोलकर ट्राई करेंगे तो ये निर्नुनासिक ही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि नोज का सहारा इसमें नहीं ले रहे हैं। ठीक, सिर्फ मुख से बोल रहे हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। लेकिन इसमें से एक गलत हो गया, तो अघोष नहीं है तो हमको घोष वाला पकड़ना है। ठीक, यानी घोष वाला ये ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। ठीक, अल्प प्राण वाला इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो यानी ये तो गलत ही हो गया। फिर ये वाला ऑप्शन भी, और ये इसमें अघोष है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, यानी कि निर्नुनासिक ये भी सही है, स्पर्श ये भी सही है, यहाँ पर दंतोष्ठ है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर दंतोष्ठ है, यानी कि ये दंतोष्ठ को आपको सही कर लेना है। ये जो बुक है ये गलत किया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ब दंतोष्ठ होता ही नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दंतोष्ठ की जगह पर ओष्ठ करना है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दंतोष्ठ को ओष्ठ कर लेंगे तब आगे बढ़ते हैं। पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? तो स्वर, काल, स्थान, संवाद, नाद। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर देखो, एक तो स्वर हो जाता है, एक तो काल के अनुसार हो जाता है ना, स्थान के अनुसार हो जाता है, प्रयत्न के अनुसार हो जाएगा, अनुप्रदान के अनुसार हो जाएगा। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? अघोष पूछ रहा है और अल्प प्राण पूछ रहा है, तो दोस्तों आप लोग बताइए। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? अघोष यानी कि घूस नहीं लोगे, घूस नहीं लोगे यानी कि कब नहीं लोगे? जब कोई 12 रुपये देगा, यानी 1 और 2, तो यानी कि 1 पे क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, और 1 पे तब ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी 1 पे और 2 पे, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, और ये 3 है, 3 पे आ जाएगा च छ ज, ये तो नहीं होगा। ये 4 पे हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, इसको भी काट दो। तो आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अब अल्प प्राण देख लेते हैं। अल्प प्राण मतलब 1 3 5, तो 1 3 5 यानी कि 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा यानी ठ कट जाएगा। ठीक, यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो प्रसन्नता शब्द, ये देखो क्वेश्चन अच्छा है, ये भी लोग गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान देना है, एक तो होता है द्वितीय व्यंजन, ठीक, और एक होता है संयुक्त व्यंजन।
एक होता है द्वित्व व्यंजन, एक होता है संयुक्त व्यंजन। कोई भी संयुक्त ध्वनि नहीं होता, ठीक, संयुक्त ध्वनि नहीं होता, यानी ये ऑप्शन में दिया है तो इसको तो पहले ही काट दो, ठीक। और द्वित्व व्यंजन होता है, ठीक, द्वित्व क्या होता है, द्वित्व व्यंजन होता है। और संपृक्त ध्वनि होती है और युग्मक ध्वनि होती है, द्वित्व व्यंजन होता है और संयुक्त व्यंजन होता है, ठीक। तो इस तरीके से आपको प्रसन्नता, हमने क्या बताया कि जो प्रसन्नता है यानी दोनों देखो आधा न और आधा न, यानी कि दोनों जो है दोनों व्यंजन जो है सेम है, और जब दोनों व्यंजन सेम रहते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है, उसको बोलते हैं द्वित्व व्यंजन, ठीक। उसको बोलते तो द्वित्व व्यंजन है, लेकिन यहाँ पर ध्वनि दिया है ऑप्शन में, तो द्वित्व व्यंजन को ही क्या बोलते हैं, युग्मक ध्वनि बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और क्या बोलते हैं, द्वित्व व्यंजन को ही युग्मक ध्वनि बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और यदि यहाँ पर आधा न होता और जो पूरा न के बजाय कोई दूसरा मतलब भिन्न वर्ण होता तो आपका संयुक्त व्यंजन हो जाता, और ध्वनि पूछता तो संपृक्त ध्वनि हो जाता, ठीक दोस्तों। इस तरीके से तो आगे बढ़ते हैं। ड ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है। तो जो ऊपर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम कराए हैं दोस्तों, इसको भी हम थ्योरी में पढ़ाए हैं बढ़िया से, और ये भी थ्योरी में पढ़ाए हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ये तालव्य ध्वनियाँ हैं, तो क्या ड और ढ तालव्य ध्वनियाँ हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा भैया, तालव्य ध्वनियाँ तो नहीं है ये, ठीक, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद ये मूर्धन्य उच्छिप्त ध्वनियाँ हैं, तो क्या ये मूर्धन्य है, यानी ट ठ ड ढ में आते हैं मूर्धन्य है, उच्छिप्त तो है ये, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और इनका प्रयोग शब्द के आरंभ, मध्य तथा अंत में सर्वत्र किया जाता है। भैया सर्वत्र तो नहीं किया जाता, अगर सिर्फ प्रयोग किया जाता है तब तो चलो ठीक है, सर्वत्र यानी कि सर्वत्र आ गया, यानी इसलिए गलत हो जाएगा ये, ठीक है। और दोनों महाप्राण है तो महाप्राण तो है नहीं ये, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 152 नंबर क्वेश्चन में। तो हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है, तो अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है, तो अनुस्वार क्या होते हैं, पंचम वर्ण होते हैं, तो पंचम वर्ण जो होगा वो अनुस्वार होगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। तो 153 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि क्या व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखो 4 2 2 4 5 ऑप्शन दिया है, एक में 4 5 ऑप्शन दिया है, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम बताते हैं आपको। तो क्या व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो सबसे पहले अल्प प्राण को पकड़ते हैं, जैसा कि हमने ट्रिक से बताया है। अल्प प्राण मतलब 1 3 5, तो 1 3 5 यानी 1 पे तो आ ही जाएगा, यानी अल्प प्राण तो है। उसके बाद अघोष यानी घोष नहीं लेंगे, यानी 1 2, यानी ये भी है, ठीक। और उसके बाद स्पर्शी यानी कि स्पर्शी व्यंजन, ठीक। देखो एक होता है स्पर्श व्यंजन, एक होता है स्पर्शी व्यंजन में, जैसा कि मैंने ट्रिक से बताया था ना, स्पर्श में एक मात्रा लगा कि स्पर्शी कर देंगे, ठीक। तो इस तरीके से स्पर्शी में जो है क वर्ग आता है, उसके बाद च वर्ग नहीं आता, ठीक। च वर्ग तो इन लोगों ने बाहर कर दिया था क्योंकि वो गंधेली थी, ठीक। ट वर्ग आ जाएगा, यानी क वर्ग आता है, तो ये भी सही हो जाएगा ना। उसका कंठ तो है ही है, तो ऑप्शन ए ही आपका सही हो जा रहा है, ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से 153 क्वेश्चन तक हम लोग ने देख लिया। अब 154 क्वेश्चन देखते हैं। 154 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, वर्ग का पंचमा अक्षर होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। तो जैसा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपने देखा, हम स्टेप बाय स्टेप पूरी वर्णमाला को एमसीक्यू के जरिए कवर कर रहे हैं। तो इस तरह आज का पार्ट 3 आपके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और उपयोगी होगा, ठीक है दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, तो कौन सा पश्च स्वर है, तो पश्च स्वर कौन सा है दोस्तों, पश्च स्वर। इसको भी मैंने थ्योरी वाले क्लास में ट्रिक से बताया था। तो देखो जिह्वा के आधार पर 3 होता है ना, अग्र होता है, मध्य होता है, पश्च होता है। तो जैसा कि हमें बस दिमाग में ही रखना है, मध्य में होता है अ, और अग्र यानी आगे, और मध्य में अ, और पश्च यानी पीछे, ठीक। तो हम अ मध्य में रख लेंगे तो अ से नीचे चले आएंगे, पश्च में आ हो जाएगा, फिर डायरेक्ट ऊपर चले जाएंगे ई हो जाएगा, फिर डायरेक्ट नीचे आएंगे उ हो जाएगा, फिर डायरेक्ट ऊपर जाएंगे ए हो जाएगा, और बीच में हम री ऊपर वाले में लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा पश्च स्वर कौन सा हो जाएगा, अ से गए आ पे गए, यानी आ वाला हो जाएगा ना, अ से आ पे चले गए। तो इस तरीके से 155 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से ट्रिक से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा और सब कुछ याद हो जाएगा आसानी से एकदम। तो प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, तो ल किस प्रकार की ध्वनि है, देखो इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है। कभी कभी ऑप्शन में लुंठित दे देता है तो लोग लुंठित मार देते हैं क्योंकि उसमें ल दिखता है। लेकिन क्या ल क्या हो जाएगा, पार्श्विक हो जाएगा, क्योंकि जब हम ल को बोलते हैं ना
तो हमारा जो है ल बोलेंगे ना तो ऐसे जीभ जो है ऐसे मुड़ जाता है, और जो है यानी कि जो हवा निकलती है वो सामने से न निकल के पार्श्व से निकलती है, ठीक, अगल बगल से निकलती है, इसलिए इसको पार्श्विक बोलते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 157 नंबर क्वेश्चन में। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? तो मूल स्वर तो भैया अ हो जाएगा, ई हो जाएगा, री भी हो जाएगा, ए तो संयुक्त हो जाएगा ना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो 158 नंबर क्वेश्चन में आ गए दोस्तों हम लोग। तो किस शब्द में अनुस्वार रहित पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है? तो ये अनुस्वार वाला जो प्रश्न है दोस्तों, इसको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको थ्योरी वाले क्लास में पढ़ाया है दोस्तों, ठीक है। वहाँ पर जाके आप जो है इसको देखिए, तो आपको जो मैंने पांच नियम बताया है अनुस्वार का, तो आपको पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? सम्मान है। दूसरा ऑप्शन है अत्यंत हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन क्या है? अन्याय है। और चौथा ऑप्शन क्या है? चौथा ऑप्शन है अक्षुण्ण, ठीक। तो सबसे पहले पहला ऑप्शन यानी आधा मैं और आधा मैं दोनों क्या है? एक मतलब समान है, मतलब एक ही, मतलब दोनों पंचमा अक्षर हैं, ठीक है दोस्तों। दोनों क्या है? पंचमा अक्षर हैं। तो यहाँ दोनों पंचमा अक्षर हैं, तो ये तो नहीं बदलेगा ना, तो ये नहीं बदलेगा, ठीक। दोनों पंचमा अक्षर हैं, तो इसका नियम मैंने क्या बताया था? जब दोनों पंचमा अक्षर रहते हैं तो नहीं बनता, यानी यदि क्या बोलते हैं, यदि पंचमा अक्षर स्वर रहित हो, ठीक, तथा उसके बाद कोई पंचमा अक्षर आए तो वह पंचमा अक्षर अनुस्वार में नहीं बदलेगा, ठीक। यानी देखो यहाँ पर पंचमा अक्षर पहले से था और उसके बाद भी पंचमा अक्षर आ गया, तो यानी ये नहीं बदलेगा, ठीक, ये तो नहीं बदलेगा, यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं बदलेगा। चलो ठीक है, ऑप्शन ए नहीं बदलेगा, इसको भी मैंने थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। तो अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अत्यंत। अत्यंत में क्या है? तो अत्यंत में है अत्यंत, यानी कि जो आधा न है और तय है, ठीक। यानी कि इसका जो मैंने ट्रिक बताया था कि एक ही वर्ग के मतलब जब दोनों होते हैं तो अनुस्वार में बदल जाता है ना, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक। यानी इसका मैंने क्या नियम बताया था? यदि कोई पंचम वर्गीय वर्ण स्वर रहित हो तथा उसके बाद उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए तो वह पंचमा अक्षर अनुस्वार में बदल जाता है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अन्याय में देखेंगे तो आधा न आ रहा है और यह आ रहा है, और इसका नियम क्या था? जब यह और वह और है, मतलब कि पंचमा अक्षर जब स्वर रहित हो और उसके बाद यह वह और है आए तो पंचमा अक्षर अनुस्वार में नहीं बदलता, ठीक। तो ये भी नहीं बदलेगा। और अक्षुण्ण में आ जा रहे, फिर से वही वाला आ गया, सेम मतलब कि दोनों पंचमा अक्षर हैं, तो ये भी नहीं बदलेगा, तो ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। थ्योरी वाले क्लास में मैंने इसको बढ़िया डिटेल से पढ़ाया है। तो सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं? इसको देखो, मैंने जैसा कि आपको ट्रिक बताया था कि जैसे अल्प प्राण में क्या है, देखो स्वर में जैसे टोटल 11 स्वर होते हैं, तो 11 स्वर यानी एक विषम संख्या है, ठीक। तो इस तरीके से हमने ट्रिक बताया था कि जब विषम होगा, जहाँ पे विषम आएगा वो वहाँ पे मतलब स्वर होगा, जहाँ पे विषम नहीं आएगा वहाँ पे स्वर नहीं होगा। जैसे मैंने पहला ऑप्शन देखा, ठीक। जैसे दीर्घ तो मतलब स्वर है ही, तो सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर दीर्घ तो नहीं होंगे ना। तो अब बी ऑप्शन देखते हैं, अघोष। अघोष यानी घूस नहीं लेंगे। जब घूस नहीं लेंगे कितना? जब 12 रुपए मिलेगा तो घूस नहीं लेंगे, तो 12 यानी सम है, तो सम है तो यहाँ पर भैया क्या बोलते हैं, स्वर नहीं आएगा, ठीक। यहाँ पर अघोष में स्वर नहीं आएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद महाप्राण में देखते हैं, महान लोग 24 घंटा काम करते हैं, यानी कि 24 भी सम है, तो यहाँ पर भी स्वर नहीं आएगा। और अल्प प्राण यानी 1 3 5 हो जाएगा, यानी ये विषम है तो यहाँ पर स्वर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप ट्रिक से भी इसको मतलब सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और अह स्वर हैं, अ और आ स्वर हैं, अ और आ स्वर हैं, ठीक। आ है, अह नहीं है, अ और आ स्वर हैं, तो अ और आर किस में आ जाएगा? कंठ में आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 161 नंबर। निम्नलिखित में अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सा है? अघोष का जैसा मैंने अभी ट्रिक बताया ना, घोष तुम कब नहीं लोगे? जब 12 रुपए मिलेगा, यानी 1 और 2, यानी क और ख, यानी ख भी है और क भी है, अघोष तो है दोनों, ठीक। अब महाप्राण यानी महान लोग 24 घंटा काम करते हैं, यानी 2 और 4, यानी क्या तो नहीं होगा, क्योंकि क्या जो है पहले नंबर पे आएगा, ठीक। और 2 पे ख आ जाएगा, तो यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
तो इस तरीके से हमने 161 क्वेश्चन कर लिया दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हिंदी वर्णमाला MCQ के पार्ट 3। उम्मीद है कि आपने आज की क्लास से बहुत कुछ नया सीखा और आसान तरीके से याद भी कर लिया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब अगले वीडियो में हम पार्ट 4 लेकर आएंगे, जहां और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवालों को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जुड़े रहिए दीपक हिंदी संसार के साथ, जहां आपको मिलेगा पढ़ाई के साथ साथ याद करने का आसान तरीका भी। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।